बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री से रोमानियन वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आप कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, कितना उस पे आपका ख़र्चा आएगा जाने तक, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं और सैलरी कितनी होती है, और वहाँ पे आप का टोटल ख़र्चा कितना होगा, खाने पीने का, रहने का। ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, रोमानियन लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। एक साइड पे सर्बिया, यूक्रेन, हंगरी और बुल्गारिया है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना 2007 में। जब ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना 2007 में, ये और बुल्गारिया एक साथ बने, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जाहिर है हर बंदा बेस्ट से बेस्ट की तलाश में रहता है, तो इनके जो अपने नेशनल थे इन्होंने रुख किया यूरोप की जो बड़ी कंट्रीज़ थी, क्योंकि इनको वहाँ पे जाने के लिए आसानी पैदा हो गई। तो ये लोग मूव कर गए काफ़ी बड़ी तादाद में यूके, जर्मनी और फ्रांस में। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि जो इनकी अपनी मार्केट थी वहाँ पे जो लोगों की कमी का सामना शुरू हो गया। साथ ही क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन गया तो यहाँ पे जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ी तेज़ी आई वो कंस्ट्रक्शन की आई। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना शुरू कर दिया, रोड्स का, बिल्डिंग का। इनकी जीडीपी की बात की जाए तो 26% सिर्फ़ और सिर्फ इनको कंस्ट्रक्शन से मिलता है। तो जब इनको ये कमी का सामना पेश आया कि इनको लेबर की कमी हो गई, तो इन्होंने जो दूसरी कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और फ़िलिपीन, वहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ी तादाद में वर्क परमिट इशू करना शुरू कर दिए। और दोस्तों, रोमानियन गवर्नमेंट की ये कोशिश है, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, तो ये शेंगन एरिया के भी मेंबर बन जाएं, यानी कि जो 26 कंट्रीज़ हैं वीज़ा फ्री एंट्री है, जो इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल नहीं, तो इनकी कोशिश है कि ये उसके मेंबर बन जाए। क्योंकि इनका बॉर्डर हंगरी के साथ लगता है, तो इसलिए इनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है। अगर रोमानियन वर्क परमिट की या विज़िट वीज़ा की बात की जाए तो वो निस्बतन आसान है यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ का लेने के मुकाबले में। और दोस्तों, आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने ट्राई किया पोलैंड, पुर्तगाल और माल्टा का वर्क परमिट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपको वो मिला नहीं, तो आप रोमानियन वर्क परमिट ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है। इसमें वर्क परमिट हासिल करने के या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं हासिल करने के निस्बतन ज़्यादातर अच्छे चांस होते हैं यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में। वीज़ा रेशो भी अच्छी है। वर्क जो परमिट है वो आप दो तरह से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़ा हासिल करें। विज़िट वीज़ा हासिल करके वहाँ जाएं, वहाँ पे जाके एम्प्लॉयर फाइंड करें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके वर्क परमिट अप्लाई करें। विज़िट वीज़ा के मतलब हमने वीडियो नहीं बनाई, जल्द ही बनाएंगे, तो उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप विज़िट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं उनके ज़रिए अप्लाई करें। लेकिन रोमानिया के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप कोई रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढें, चाहे वो आपके मुल्क में हो या रोमानिया में मौजूद हो। क्योंकि उसमें जो बड़ी तादाद में वर्कर लिए जाते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू ही लिए जाते हैं। रोमानिया में बहुत कम एम्प्लॉयर हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं वर्कर्स। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से ज़्यादातर वो रिक्रूट करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू, क्योंकि उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह गल्फ़ की कंट्रियों से किसी एक कंपनी को जैसे मेसन चाहिए, वेल्डर चाहिए, स्टील फिक्सचर चाहिए, तो वो एक
बड़ी तादाद में वर्कर मांगती है कंपनी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा है रोमानिया में। तो इसी तरह उनका भी सेम ही प्रोसेस है। वो रिक्रूटमेंट एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ की भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है कि आप वर्कर तलाश करें। वर्कर तलाश करके फिर उनका डेलीगेशन आता है। डेलीगेशन आके जैसा कि फ़र्ज़ करें कोई वेल्डिंग के उनको ज़रूरत है, स्टील फिक्सर की ज़रूरत है, तो वो बाकायदा टेस्ट लेते हैं उन लोगों का। टेस्ट लेने के बाद जो लोग पास हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो तब वो लोग सेलेक्ट करते हैं उन लोगों को और उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आगे जाके वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जब भी आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करें तो ये याद रखें कि रिक्रूटमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और प्रोटेक्टर जो होता है उसके साथ रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और वो अपनी वेबसाइट पे भी ये जॉब्स इशू करते रहते हैं कि कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास किस कंट्री की जॉब है, कौन से जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उनको परमिशन किस स्टेट को दी अदारे ने। तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि जहाँ से भी अप्लाई करें रजिस्टर्ड हो और अप्रूव्ड होनी चाहिए वो जॉब्स ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से। तो जब आपको एम्प्लॉयर से वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रोमानियन कंपनी का, और दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट, तीसरे नंबर पे आपकी 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ, और पीसीसी मतलब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो नॉर्मली इशू होता है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं तो और आप रहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, जैसे दुबई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं और आप वहाँ 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, तो आपको 2 करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक चाहिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, और दूसरा चाहिए आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ से, अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा गुजार चुके हैं। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके इकट्ठे हो जाएं तो तब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री में। पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरेबिया, यूएई में रोमानियन एम्बेसी मौजूद है। आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। वहाँ पे जो अवेलेबल जॉब हैं उनकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको पहले बताया कंस्ट्रक्शंस की जॉब हैं। दूसरे नंबर पे जो जॉब हैं वो हैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। 2018 के अदाद-ओ-शुमार जो इशू किए थे रोमानियन गवर्नमेंट ने, तकरीबन 6 लाख गाड़ियाँ बनाई थी रोमानिया ने 2018 में। तीसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर का सेक्टर और चौथे नंबर पे आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेवरेज। तो इस तरह की वहाँ पे अवेलेबल जॉब्स होती हैं। एवरेज सैलरीज़ की बात की जाए तो 550 से लेके 700 यूरो के बीच में आता है। डिपेंड करता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आपका जो ड्यूटी टाइमिंग है उस पे। और वहाँ पे रहना खाने पीने की बात की जाए, क्योंकि ये साउथ ईस्ट यूरोप में है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो साउथ ईस्ट यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, ये काफ़ी चीप होता है। वहाँ पे रहना खाना पीना काफ़ी चीप होता है। कंपेयर किया जाए निस्बतन जो नॉर्थ कंट्रीज़ होती हैं जो ऊपर हैं, फ़िनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं। मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे खाना पीना रहना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसकी निस्बत जो सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं, साउथ ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे खाना पीना और रहना काफ़ी सस्ता है। तकरीबन आप 125 से लेके 150 यूरो तक आपका 1 महीने का खाने पीने का और रहने का आराम से हो जाता है। और अगर आप कुछ दोस्त मिल के कोई फ़्लैट ले लेते हैं तो उसमें आपका ख़र्चा मज़ीद कम हो जाएगा। जो वर्क परमिट की फ़ीस है वो 120 यूरो होती है जो आप पे करेंगे एम्बेसी में। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनको भी आपको जो फ़ीस है, उनका जो ख़र्चा है वो आपको पे करना पड़ेगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेज। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों और कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।